Hello students, how are you all? So in today's class we will be discussing about our new topic, that is BOP or balance of payments. It is very related to the last chapter, that is foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, फॉरेन करेंसी। उसमें हमने देखा था कि एक डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी से किस रेट पर एक्सचेंज किया जाता है और वो रेट कैसे डिसाइड किया जाता है। आज की जो इस क्लास है वो है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली में होती क्या है? अब ट्रांजैक्शंस तो करते हैं हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप अपनी बैंक किसे के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप बाजार में जाकर कैश से कुछ परचेज करते हैं, मतलब नॉर्मल डेली ट्रांजैक्शंस आप करते हैं। तो इसी तरह की एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री से ट्रांजैक्शंस करती है, यानी एक कंट्री अगर आउटसाइड जितनी भी कंट्रीज हैं यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, बेसिकली उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जिस स्टेटमेंट में या फिर जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करती है वो सारी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शंस? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर दिखाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस याद रखना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही सिर्फ बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है, जो अदर ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके ऑफ अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर। एक साल के लिए एक कंट्री मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस दूसरी कंट्री के साथ कितना करती है वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन कर सकता है? दिस ट्रांजैक्शंस कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल, एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, आप कर सकते हैं, आपके फादर कर सकते हैं, एक कंपनी कर सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स और कंपनीज कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, एक बाउंड्री लाइन, एक कंट्री की बाउंड्री लाइन से बाहर कोई भी आदमी ट्रांजैक्शन करता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? BOP stands for balance of payments. Accounts record all receipts and payments of foreign exchange. Foreign exchange से जितनी भी payments और receipts होती हैं foreign exchange की, foreign exchange means foreign करेंसी। लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का लेना या देना या फिर उसमें रिसीव करना या पेमेंट करना वो बीओपी अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। रिसीप्ट्स को हम क्रेडिट आइटम्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं और पेमेंट्स को हम डेबिट आइटम्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना रिसीप्ट्स हमेशा क्रेडिट होती हैं बीओपी में, और हमारी जो पेमेंट्स हैं वो क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं बीओपी में। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी? बीओपी के बेसिकली मेन दो अकाउंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ये ऑप्शनल होता है, कभी कभी ये बीओपी के साथ रहता है और कभी कभी बीओपी के अलावा रहता है, अलग रहता है। यानी कभी कभी ये विथ बीओपी रहेगा, बीओपी विथ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट विथ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, तीनों अकाउंट एक साथ गिवन होते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीओपी जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो सिर्फ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से बनाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को वहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर मेन टू अकाउंट्स की बात की जाए तो मेनली दो ही अकाउंट्स होते हैं बीओपी में जिन्हों में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट अकाउंट में बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जो कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इफेक्ट नहीं करता है, यानी कोई फ्यूचर क्लेम्स नहीं रखता है। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, यानी जो एक ही बार में डील हो गई, खत्म हो गया, उसमें फ्यूचर क्लेम कुछ भी नहीं है। ओके करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीव्ड एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस वुड डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटस ऑफ अ कंट्री। कौन सी? एसेट्स और लायबिलिटीज़ को एक कंट्री के को जो इफेक्ट ना करता हो, ना एसेट्स को इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, ना लायबिलिटीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करता हो। ठीक है, liabilities or assets of a country in relation to the rest of the world are neither raised or nor
रिड्यूस, ना बढ़ती हैं और ना ही घटती हैं। और साथ ही में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में कोई फ्यूचर क्लेम्स भी नहीं होता। डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। ऐसा नहीं है आज आपने ट्रांजैक्शन करी और फ्यूचर में उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। मान लो मैंने आपसे उधारी पर कुछ चीज़ खरीदी, क्रेडिट पर कुछ चीज़ खरीदा और फिर फ्यूचर में उसकी मैं पेमेंट करता हूँ, तो ऐसा कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं होता है। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर है? तो करंट अकाउंट्स में बेसिकली इसमें देखिए पूरा क्लियरली यहाँ पर आपको गिवन है कि कौन कौन से हैं। करंट अकाउंट्स में सबसे पहले जो आता है आपका था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को सिर्फ याद रखना, सर्विसेज की बात नहीं की जा रही है। सबसे पहले इसमें एक्सपोर्ट गुड्स एंड विजिबल्स एंड इनविजिबल्स के रूप में देखा जाता है इसको बेसिकली हम विजिबल्स कहते हैं। विजिबल्स और दूसरा हमारा होता है, ये हो जाता है पहला विजिबल और दूसरा हमारा हो जाता है इनविजिबल्स। विजिबल्स में हम बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? गुड्स लेते हैं जो बेसिकली दिखाई देते हैं। कुछ लेंगे तो सामान हमें वो जो फिजिकली दिखाई देता है उसको हम विजिबल्स कहते हैं। तो इसमें इंक्लूड किया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं? इसको ऑफ मर्चेंडाइज भी कहते हैं, ठीक है, या फिर विजिबल्स भी कहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स या फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, याद रखिएगा आप ये लोग। इनविजिबल्स में बेसिकली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओवरऑल आप एक आइडिया रख सकते हैं। इनविजिबल्स में हम सब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। अब उस सर्विसेज में क्या क्या आ सकता है? इनकम कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज से इनकम रिसीव कर रहे हो आपने, वहाँ पर कुछ फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड लेबर कैपिटल दिया, वहाँ से आप उसको क्या कर रहे हो? इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है। नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, उसके थ्रू आपको वहाँ पर पैसा मिल रहा है। करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर्स मतलब होते हैं वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स इन हमको कहते हैं, जैसे गिफ्ट्स मिला, ग्रांट्स दिया, या फिर वर्कर्स रेमिटेंसेस हुए। याद रखिएगा चीज़ें पूछ ली जाती हैं। वर्कर्स रेमिटेंसेस को भी हम करंट ट्रांसफर्स के अंडर इंक्लूड करते हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? आपके कोई रिलेटिव जो हैं, आपके भाई या फिर आपके फादर जो हैं वो अब्रोड काम कर रहे हैं, आप अब्रोड जॉब करते हैं और वहाँ से आपको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है। नॉन फैक्टर सर्विसेज में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड किया जाता है। नॉन फैक्टर सर्विसेज शिपिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। और यूनिलैटरल यानी वन वे ट्रांजैक्शंस और ट्रांसफर्स फॉर फ्री ट्रांजैक्शंस जिनको कहते हैं, वो जो वन साइडेड होती हैं, जिनमें कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ या तो देना होता है या फिर लेना होता है। ओके, तो ये चार्ट आपका क्लियरली दिखाता है आपका कि कौन करंट अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले दो विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। विजिबल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है, जिसमें फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, साथ में करंट ट्रांसफर्स इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट इंडिकेटेड बाय द माइनस साइन। ठीक है, पेमेंट्स को हम डेबिट कंसीडर करते हैं और रिसीप्ट्स को क्रेडिट कंसीडर करते हैं। डेबिट को हमेशा माइनस साइन से शो करते हैं और रिसीप्ट्स को हम क्रेडिट करते हैं, उनको प्लस साइन से शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं? इनका नेट डिफरेंस ही हमारा बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट्स रिसीप्ट्स बताता है। नेट रिसीप्ट्स मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट है एस्टिमेशन। अब इस बिहार पर करंट अकाउंट बैलेंसेस से हम क्या क्या चीज़ें एस्टिमेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम करंट अकाउंट से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेड बैलेंस या फिर मर्चेंडाइज बैलेंस। ट्रेड बैलेंस या फिर मर्चेंडाइज बैलेंस। ट्रेड बैलेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ विजिबल्स को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? विजिबल्स को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ विजिबल्स। कुछ भी पूछा जाए आपके दिमाग में सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन होना चाहिए गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है जब ये याद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाए, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेड बैलेंस में, नेक्स्ट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स
प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी है, यहाँ पर देख लीजिए, नॉन फैक्टर सर्विसेज है शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। फैक्टर सर्विसेज को नहीं ले रहे हैं, करंट ट्रांसफर्स को नहीं ले रहे हैं, हम विजिबल बैलेंस को ले रहे हैं, और विजिबल बैलेंस के साथ साथ हम क्या ले रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज को। तो उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। कैसे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, दोनों का टोटल करके माइनस कर देंगे किसका, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। या फिर दूसरी तरीके से आप निकाल सकते हो ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस हमारा गुड्स का हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, प्लस में बैलेंस हम ऐड कर देते हैं जो नॉन फैक्टर सर्विसेज पे आ रहा हो। फैक्टर सर्विसेज रिसीव कितनी हुई, फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट कितनी हुई, दोनों का नेट निकालिए, ट्रेड बैलेंस में ऐड कर दीजिए, और आपका यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस आ जाएगा। ट्रेड बैलेंस सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, याद रखिएगा। एंड गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में हम सिर्फ सभी सर्विसेज को नहीं लेते हैं, सिर्फ किसको लेते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज को लेते हैं। नॉन फैक्टर पेमेंट्स प्लस माइनस नॉन फैक्टर रिसीप्ट्स, या फिर नॉन फैक्टर रिसीप्ट्स माइनस नॉन फैक्टर पेमेंट्स प्लस ट्रेड बैलेंस में ऐड कर देंगे। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट है इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस में आपको पता है फैक्टर सर्विसेज का भी लेना पड़ेगा बैलेंस, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज का भी हम यहाँ पर लेना पड़ेगा, और साथ में करंट ट्रांसफर बैलेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तीनों से मिलकर बनता है। तो बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन इनकम, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इसको बैलेंस ऑफ इनकम भी कहते हैं, और बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर, तीनों का ऐड कर दो, तीनों को मिलाकर हमारा इनविजिबल बैलेंस बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 तीनों से मिलकर हमारा इनविजिबल बैलेंस बनता है। अगर ओवरऑल बैलेंस की बात की जाए, अगर करंट अकाउंट के ओवरऑल बैलेंस की बात करें, भाई करंट अकाउंट बैलेंस हमको निकालना है, और करंट अकाउंट बैलेंस अगर हमको निकालना है तो सिंपल सी बात है, विजिबल बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन इनविजिबल्स, या फिर ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमारा करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का ऑपोजिट होता है। कैपिटल अकाउंट में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज एक कंट्री की उनको इफेक्ट किया जाता है, यानी या तो एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, या लायबिलिटीज जो हैं बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। उन ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और वही ट्रांजैक्शंस जो फ्यूचर के लिए भी क्लेम रखते हैं। आपने लोन लिया तो लोन को फ्यूचर में रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीव्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कोज इंपैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री, या तो उसको रेज करेगा या फिर रिड्यूस करेगा। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस लीड टू फ्यूचर क्लेम्स। याद रखना आ सकता है, बताइए कौन सी ट्रांजैक्शंस फ्यूचर क्लेम्स करती हैं, तो आपको याद होना चाहिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस फ्यूचर क्लेम करती हैं, आपकी जो करंट अकाउंट की हैं उसको नहीं करते। कुछ ट्रांजैक्शंस भी आपको गिवन होंगी, वहां से आपको पूछा जाएगा बताइए ये कैपिटल अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। तो याद रखिए ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है एसेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, जो इफेक्ट नहीं करती हैं वो करंट अकाउंट में जाती हैं। कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी वेरी कॉमन कंफ्यूजन है। आपने मशीनरी खरीदी बाहर से या फिर मशीनरी बेची आपने यहाँ से, तो मशीनरी में तो एक एसेट जा रहा है, तो एसेट्स को हम कंसीडर करेंगे, इंक्रीज इन डीडी इफेक्ट होगा क्या, इसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर आपका होगा नहीं, हम इसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कोई किसी भी टाइप का गुड्स हो, आपका छोटा गुड हो या बड़ा गुड हो, चाहे कैपिटल गुड हो, चाहे कंज्यूमर गुड हो, अगर उनका आप सेल परचेज कर रहे हो तो हम उनको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ही कंसीडर करेंगे, यानी ट्रेड बैलेंस ही कंसीडर करेंगे, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा, ओके। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का कर रहे हो लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में कंसीडर नहीं करते हैं, इनको हम करंट अकाउंट में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की कैटेगरी में ही डालते हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा देर से ध्यान। बेसिकली जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स की, तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं। दो मेन कंपोनेंट्स में एक तो आपका आ जाता है बोरोविंग और एक आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और भी हैं, अदर कंपोनेंट्स भी है, लेकिन मेन दो कंपोनेंट जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यही दो हैं, बोरोविंग्स है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोविंग्स में एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो जाती है, आप एक लोन लेते हो, एक कंट्री जो है बाहर से लोन लेती है और उसको रिपेमेंट करती है इंटरेस्ट रेट पे, और एक होता है आपको हेल्प मिलती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी आपको उसके ऊपर
इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लौटाना पड़ेगा। वो आपको हेल्प करने के लिए पैसा दिया जाता है। आपको रिपेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, आपकी मदद के लिए वो दिया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब आप ऐसा है कि बाहर से लोग जो हैं, अमेरिका से कोई भी अमेरिकन बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर आकर अपनी फ्रेंचाइजी खुद से डेवलप करता है, अपनी फैक्ट्री डालता है या फिर अपनी कंपनी डालता है खुद से, उसको हम कहते हैं एफडीआई। डायरेक्टली उसने इन्वेस्टमेंट करी। एफआईआई कैसा होगा कि वो यहाँ पर ऑलरेडी एक कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पर टाटा इंडस्ट्रीज चल रही हैं, टाटा इंडस्ट्रीज के वो शेयर्स कुछ परचेज कर ले, टाटा इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स वो परचेज कर ले, तो इसको हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो करी, लेकिन अपना बिजनेस नहीं लेके आए, वो ऑलरेडी जो यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था उसमें कुछ शेयर्स उन्होंने परचेज कर लिए, उसको हम कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब अदर्स की अगर बात की जाए, इसमें और भी ट्रांजेक्शन्स आपकी आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं। एनआरआई आप समझते हो कौन है? वो हमारे यहाँ पर कंट्री में बैंक में आकर डिपॉजिट्स कर सकते हैं। बैंकिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स को हटा दो तो बैंक के कुछ कैपिटल्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट यानी आपने एक्सपोर्ट किया किसी चीज़ का और वो उसका क्रेडिट आइटम ले लिया, यानी फ्यूचर पे क्लेम चला गया, तो फ्यूचर की क्लेम किया जाए तो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं है? ये मेन दो कंपोनेंट्स। Now similar to current accounts, capital account records all payments rest of the world as debit। पेमेंट्स को डेबिट जो माइनस साइन से दिखाया जाता है और रिसीप्ट्स को क्रेडिट करते हैं जो प्लस साइन से दिखाया जाता है। Now ओवरऑल बैलेंस कैसे निकलेगा? ओवरऑल बैलेंस करंट अकाउंट प्लस में कैपिटल अकाउंट को हम ऐड कर दें और साथ में हम एक एरर्स भी लेते हैं, यानी जिस टाइम हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ ओमिशंस हो जाती है, तो उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं कुछ परसेंटेज लेकर, तो उसको तीनों को ऐड कर कर ही हम क्या निकालते हैं? ओवरऑल बैलेंस निकालते हैं। यानी ये है आपका बीओपी बैलेंस। क्या है? बीओपी का बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस इसलिए लिया जाता है कि कुछ एरर्स हो गई या फिर जिस वक्त आप ये कैलकुलेशंस कर रहे थे उस दौरान भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही थी जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसकी वजह से आपका बैलेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके लिए हम एक अपने लिए एक ग्रेस अमाउंट रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एस्टिमेशंस हैं, जो हमारा अकाउंट्स में जो हमारा बैलेंस आता है वो थोड़ा एक्यूरेट आ जाए। ओके ना, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, मैंने कहा था ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मेन मकसद जो होता है वो होता है बीओपी को बैलेंस करना। अब बीओपी बैलेंस कब होगा? बीओपी बैलेंस कब होगा? बीओपी बैलेंस होगा कि जितनी भी पेमेंट्स हैं और जितनी भी रिसीप्ट्स हैं वो इक्वल हो जाए, यानी बीओपी का ओवरऑल बैलेंस जीरो हो जाए। करंट अकाउंट बैलेंस पे जितना आपका पेमेंट्स है उतना ही आपकी रिसीप्ट्स हैं और उनको माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल बैलेंस अगर आपका जीरो हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बीओपी, यानी पेमेंट्स इज इक्वल टू रिसीप्ट्स। तो पेमेंट्स अगर रिसीप्ट्स के इक्वल हो जाएं तो उसको हम बीओपी बैलेंस कहते हैं। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का बेसिक मतलब यही होता है कि वो बीओपी को बैलेंस करे। अगर वो बीओपी का हिस्सा रहता है, जैसे मैंने कहा कभी हिस्सा रहता है बीओपी अकाउंट का, कभी नहीं रहता है। अगर हिस्सा रहता है वो बीओपी अकाउंट का तो बीओपी आपका हमेशा बैलेंस रहेगा, यानी बीओपी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। और अगर नहीं रहता है तो आपके इम्बैलेंस बीओपी रहेगा, जहां पर सरप्लस या फिर डेफिसिट का वहां पर वर्क होगा। तो क्या होता है? ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट ऑफ द आरबीआई बिकॉज आरबीआई इज द कस्टडी ऑफ रिलेशन। भाई ओवरऑल बैलेंस जो बचा, जो फॉरेन कस्टडी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा, ओवरऑल बैलेंस या तो नेगेटिव में रहा पॉजिटिव में, तो किसको रिफ्लेक्ट करता है? फॉरेन रिजर्व को ही तो रिफ्लेक्ट करता है। पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा क्योंकि वही कस्टडियन है उसकी। अगर आप पॉजिटिव है, इट कॉजेस इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीज करेगा हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स का, ऑब्वियस सी बात है, तो उससे हम वहां से निकाल देंगे, वो डिक्रीज करेगा। If official reserve account is shown as a part of the capital account of BOP का एक capital account बनाया जाता है, then BOP always बैलेंस करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर नहीं दिखाया जाता है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बिलो द लाइन टू द बैलेंस ऑफ BOP। क्या कहते हैं? बिलो द लाइन कहते हैं। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बीओपी का पार्ट नहीं है तो उसको हम बिलो द लाइन कॉन्सेप्ट कहेंगे, यानी पहले ओवरऑल बैलेंस निकालेंगे, फिर बाद में वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, फिर बाद में उस चीज़ को हम वहाँ पर बैलेंस करने के लिए प्लस या फिर माइनस करेंगे। इंक्रीज इन द ऑफिशियल इज इंक्रीटेड बाय नेगेटिव साइन, याद रखिएगा नेगेटिव साइन है अगर इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, वो पॉजिटिव साइन है। ये कैसे दिखा सकते हैं आप इस तरह इसको देख सकते हैं, इसको आप इस तरह देख सकते हैं बेसिकली कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर निकाला आपका रिसीप्ट्स निकाला, यहां पर रिसीप्ट्स निकाला, माइनस यहां पर पेमेंट्स आया आपका। अब पेमेंट्स में मान लीजिए ये आपका 100 रुपये था और ये आपका 120 रुपये है। अब इसको मुझे इक्वल करना है, जीरो करना है, तो मैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को क्या करूंगा, ऑफिशियल रिजर्व को इसको जीरो बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर +20 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +20 करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है आपका बीओपी में अगर पॉजिटिव बैलेंस दिखाया जाता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, प्लस साइन से दिखाया जाता है। अगर माइनस से दिखाया जाता है तो वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है। तो यही चीज यहां पर कही जा रही है। इंक्रीज है तो नेगेटिव साइन से दिखाया जाएगा, डिक्रीज है तो पॉजिटिव साइन से दिखाया जाएगा। क्लियर है ना। इक्विलिब्रियम बीओपी कब इक्विलिब्रियम होता है, जब वहां के करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाए, जहां पर ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई मूवमेंट ना हो, ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, जितना आपने खर्चा किया उतना आपके रिसीप्ट्स हो गई। इस तरह के हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर रिसीप्ट्स इज इक्वल टू पेमेंट्स हो जाए। वेरी सिंपल, क्लियर है। क्या कहते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। डिसइक्विलिब्रियम उसको कब कहेंगे बीओपी का, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम स्ट्रक कब, जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल ना हो। जैसे कि करंट अकाउंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में उसको हम डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी कंसिडर करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी। देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स। अब इस केस में या तो ज्यादा होगा आपका बैलेंस या फिर आपका बैलेंस कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो उसको हम ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट आपके ऐड हो जाएंगे, अगर कम हुआ तो वो माइनस हो जाएगा। Now BOP डिसइक्विलिब्रियम हैव टू केसेस, दो केसेस होते हैं इसमें, BOP सरप्लस और BOP डेफिसिट। BOP सरप्लस यानी आपके फॉरेन पॉजिटिव बैलेंस है, BOP डेफिसिट आपका नेगेटिव बैलेंस है। करंट अकाउंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर, तो BOP सरप्लस रहेगा, पॉइंटिंग टू नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का आपके पास, लीडिंग टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व्स। ऑब्वियसली बात, इनफ्लो हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। BOP डेफिसिट कब होता है, जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस कोई नेगेटिव नंबर आए, माइनस में आए, इसका मतलब पेमेंट ज्यादा है, रिसीप्ट्स कम है, तो इस केस में हम आउटफ्लो देखेंगे कि हमारा आउटफ्लो ज्यादा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, और जब आउटफ्लो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा हुआ है तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इसमें, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स बेसिकली कौन से आइटम्स होते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स आपके नॉर्मल आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट के लिए, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस, जो भी ट्रांजेक्शन आप प्रॉफिट के लिए करते हो, लाइक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप करते हो, तो वो किस लिए करते हो, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किया जाता है, तो उनको हम ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स आर द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बीओपी इम्बैलेंस रहता है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सेम चीज नहीं आ सकती, कभी आपका सरप्लस रहेगा तो कभी आपका डेफिसिट रहेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं। आपका मेन मकसद यहाँ पर बीओपी को बैलेंस करना नहीं है। ऑटोनोमस आइटम्स में इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्योंकि इंक्लूड किया जाता है तो इसमें मूवमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ऑटोनोमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन। ऑटोनोमस आइटम्स को हम क्या कहते हैं, अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं, याद रखिएगा। ऑटोनोमस आइटम्स गु एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स को हम कहते हैं बेसिकली जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, ठीक है। ये इंपैक्ट करता है बीओपी के बैलेंस को, कभी बीओपी सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है, और साथ में अबव द लाइन आइटम्स कहलाते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट से, जिनका मेन मकसद क्या होता है, बीओपी को बैलेंस करना। तो ये क्यों किया जाता है, ये प्रॉफिट के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता, आर फ्री फ्रॉम द कंसिडरेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। दूसरा क्या है, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मेंट टू रीस्टोर बीओपी बैलेंस। जैसे मैंने कहा बीओपी को बैलेंस करने के लिए ये यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, बीओपी को बैलेंस करने के लिए या फिर रिस्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जैसे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का हम इस्तेमाल कर रहे थे। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मेंट टू करेक्ट बीओपी इम्बैलेंस।
अकोमोडेटिंग आइटम्स डू नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आप इस मकसद से कर रहे हो ताकि आप उसको बैलेंस कर सको बीओपी को। वहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली में नहीं हो रही है, ना कोई लेन देन वहाँ पर हो रहा है। ओके, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी हमारा बिलो द लाइन आपका कंसिडर किया जाता है। क्लियर है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंशियल स्टेटस पता लगता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना हुआ है, बाहर से आपकी इनकम कितनी हुई है उसका पता लगता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का पता लगता है जो कि एक कंपोनेंट ऑफ एडी है जो हमें पॉलिसी या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए हेल्प करता है, मार्केट पोटेंशियल बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या पोटेंशियल है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज फ्रेम करने में हमारी मदद करता है। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस जिस मार्केट में की जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए करा रहा हूँ, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी जिस जहाँ पर ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की मार्केटिंग की जाए, बाइंग एंड सेलिंग की जाए, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी जहाँ पर फॉरेन करेंसी का लेन देन किया जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मान लीजिए आपको यूरो चाहिए, आपके पास इंडियन करेंसी है, तो आप कहाँ पर जाओगे? तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विजिट करना पड़ेगा। आपको सब्जी खरीदनी है तो कहाँ पर जाओ? तो सब्जी मंडी जाते हो। आपको अनाज खरीदना है तो कहाँ पर जाते हो? अनाज मंडी जाते हो। आपको कपड़े खरीदने तो कहाँ जाते हो? आप शॉपिंग मार्ट जाते हो, फिर क्लॉथ हाउस जाते हो। तो इसी तरह अगर आपको फॉरेन करेंसी में परचेज या सेलिंग करनी है, ट्रेड करना है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विजिट करना पड़ेगा। फंक्शंस क्या है? ट्रांसफर फंक्शन है कि एक्सचेंज करता है, ट्रांसफर का, इट एम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर करता है, फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर करता है। क्रेडिट फंक्शन का अमल, इट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब आप करते हो तो कितना पैसा आप एक महीने बाद दोगे, एक साल बाद दोगे, ठीक है, वो क्रेडिट पीरियड के दौरान आप कितना पेमेंट आप करोगे, उसके लिए भी ये फंक्शन करता है। क्रेडिट फंक्शन यानी उधारी पर, जैसे ईएमआई पर आप वर्क करते हो। इसी तरह हेजिंग फंक्शन क्या होता है? हेजिंग फंक्शन क्या होता है? ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। आप अभी के लिए जिस प्राइस को लॉक कर देते हो, फ्यूचर में मान लीजिए आप क्या है, आपको गुड्स ऑर्डर करना है, ऑर्डर का आपका प्राइस आपने एक प्राइस पर ले लिया, 2 महीने बाद वो ऑर्डर आपको रिसीव करना है, तो 2 महीने बाद चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो, उस ऑर्डर की चेंज हो गई हो, लेकिन जो ऑर्डर आपने पहले से ही फिक्स किया था उसी को आप वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर द फ्यूचर सप्लाईज। फ्यूचर सप्लाईज के लिए जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट है उसको लॉक कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है, क्योंकि पता है आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई पे वर्क करता है, तो ये हर एक मिनट चेंज होता रहता है। ना ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बेसिकली क्या क्या ऑपरेशंस है? 2 ऑपरेशंस हैं, स्पॉट मार्केट या फिर आप इसको फॉरवर्ड मार्केट भी या फिर फॉरवर्ड मार्केट कहते हो। स्पॉट मार्केट क्या आता है? ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, आपने अभी ट्रांजेक्शन करी, अभी आप लेन देन कर रहे हो, अभी आप खरीद रहे हो, अभी पैसा लो, अभी गुड सप्लाई करो, फ्यूचर से कोई भी चीज़ रिलेटेड यहाँ पर नहीं होती है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट का मतलब है कि आप अभी यहाँ पर तय कर रहे हो कि क्या करना है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन है एक्चुअल में वो 2 महीने बाद या फ्यूचर में कभी भी होने वाली होगी। क्लियर है? डिफरेंसेस देख लेते हैं। इट हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शन्स, इसमें एकदम करंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इट हैंडल्स ट्रांजेक्शन्स विच आर मेंट फॉर द फ्यूचर, किसके लिए? फ्यूचर में जो होने वाली हैं उनके लिए किया जाता है। रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन दिस मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट। जो भी रेट होता है वो ऑन द स्पॉट रेट को इस पर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर कौन सा रेट हो? रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन दिस मार्केट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है, जो आपने फॉरवर्ड डिसाइड किया है, उसी को यहाँ पर किया जाता है। इट डज नॉट अलाउस हेजिंग, ये हेजिंग अलाउड नहीं करता, लेकिन ये हेजिंग अलाउड करता है, लॉक कर देता है आपका प्राइस को, करंट प्राइस को फ्यूचर के लिए, ताकि आप उसके नुकसान से बच सको। हेजिंग मीन्स अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट बाय साइनिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस फॉर फ्यूचर डिलीवरी। उस ट्रांजेक्शंस को आप क्या कर सको, यहाँ पर वो अवॉइड कर सको उस रिस्क को। तो ये हमारा बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे टॉपिक्स है। आप आई नो आई एम गोइंग वेरी फास्ट, तो आप क्या है थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब पर ये, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको कंसिडर करा दिए हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज यूनिट्स के लिए।
तो इस आज की इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेंडिंग सिलेबस है, जो कि हम वहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।